हेलो नमस्कार साथियों। आज की हम क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। इससे विगत क्लास में हमने देखा था हमारे भौतिक प्रदेशों की अवस्था की तीसरी कड़ी को। उसमें हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश तथा प्रायद्वीप की कुछ पहाड़ियों की स्थिति। हमने वहाँ आपको कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन के रूप में दिया था, जिसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर भी दिया। बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से आप तैयारी के साथ बने रहें। हम आप अपेक्षा रखते हैं कि आने वाली एग्ज़ामों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हम उन सॉल्यूशन क्वेश्चनों की चर्चा करें जिनको उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिले होंगे। ज़रूर देख लें एक बार। हमने देखा था नर्मदा नदी पर किस जलप्रपात का निर्माण हुआ है, या नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर बना जलप्रपात, इसको कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। मेरे साथियों, इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में है, इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स के लिए कहा गया था। अगर आपने क्लास को पूरा देखा है तो निश्चित रूप से आपके जहन में प्रश्न आया होगा, आंसर निकालने का प्रयास भी किया होगा। अगर नहीं मिला है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। और ये भी ध्यान रखें किस राज्य में है, तो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। और यहाँ ध्यान रखें मध्य प्रदेश राज्य में भेड़ाघाट के निकट बना हुआ है। भेड़ाघाट के निकट इस जलप्रपात का निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी द्वारा भेड़ाघाट के निकट जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अब यहाँ ध्यान दें, एग्जामों में तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बना हुआ है? तो भेड़ाघाट नामक स्थान पर बना हुआ है। अब यहाँ हमने विगत इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में देखा था, साथ ही ये दो तथ्य और ध्यान रख लेंगे। नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात था। साथ ही हमने देखा था शरावती नदी पर, शरावती नदी पर बना हुआ जलप्रपात। इस जलप्रपात को हमने देखा था शरावती नदी पर बना हुआ जलप्रपात जोग या गरसोपा या गांधी सागर जलप्रपात। जोग गरसोपा जलप्रपात। हमने इसकी स्थिति को भी देखा था। इसका जो स्थान है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और महत्वपूर्ण जो जलप्रपातों की अवस्था को एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो सम्मिलित करवाने में दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ जलप्रपातों की अवस्था को हम और देखें। महत्वपूर्ण जलप्रपात जो गोवा राज्य में संबंधित है, तो यहाँ हम देखेंगे गोवा राज्य का जलप्रपात जो दूध सागर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये बताना है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। कुछ सेकंड का समय है, आपको कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है, केवल आपको इसका आंसर अपने माइंड में निकालना है। और आंसर मैं बता रहा हूँ, दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा राज्य में मांडवी नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। मांडवी नदी पर बना हुआ जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात है। और इस दूध सागर जलप्रपात है, इसकी स्थिति गोवा में है। तो गोवा राज्य का जलप्रपात है। अब एक इम्पोर्टेंट के रूप में हमारे
चंबल नदी के जलप्रपात को भी बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनमें उस जलप्रपात के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बन करके आता है। भारत के संदर्भ में भी उस जलप्रपात को पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, राजस्थान राज्य में बना हुआ जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, इस चंबल नदी पर बने हुए जलप्रपात को कहा जाता है चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात, ये भी ध्यान रहे चोलिया जो जलप्रपात है ये राजस्थान राज्य में तथा राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। राजस्थान का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, चोलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। तो अगर सुमेलित की स्थिति में दिया हुआ हो तो ये जरूर निश्चित रूप से ही सुमेलित वाले प्रश्नों में इन्हीं को डाल करके प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, ये महत्वपूर्ण जलप्रपातों की स्थिति को बतलाता है। अब ध्यान रहे, हम आपसे एक कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं। हमारी संपूर्ण जानकारियों को आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, साथ ही अतिरिक्त जानकारियों के लिए भी अपने अतिरिक्त और स्रोतों को भी देखा होगा। अब आपसे क्वेश्चन है, उसका ज़रूर नेक्स्ट क्लास के लिए आप आंसर डालेंगे इसमें कमेंट बॉक्स में, मैं चेक भी करूँगा। तो ध्यान रहे, वह है जलप्रपात जिसको रैट टेल के नाम से जाना जाता है। किस जलप्रपात को रैट टेल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस जलप्रपात को रैट टेल के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको ये भी बताना है राज्य का संबंध, किस राज्य में है तथा जलप्रपात का नाम क्या है। नेक्स्ट आपका जलप्रपात का दूसरा क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को भारत का सर्वोच्च जलप्रपात माना जाता है। अगर आपने हमारी इन सभी क्लासों को पूरा देखा है तो निश्चित रूप से आप आंसर निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको क्लास शुरू होने से सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप हमारी क्लासों पर जाकर के पूरा देखने के बाद में आंसर निकाल सकते हैं तथा आप आगामी एग्जामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं तथा संपूर्ण जानकारियाँ हमारी इन क्लासों के साथ जुड़ करके उठा सकते हैं, ले सकते हैं। प्यारे साथियों, देखते हैं हम हमारे भौतिक प्रदेशों की अगली कड़ी में। हमारे भौतिक प्रदेशों को तटीय मैदान व द्वीप समूह, हमारे भौतिक प्रदेशों की ये हमारी लास्ट स्थिति है। 4 भौतिक प्रदेश हैं। 3 भौतिक प्रदेशों को हम जान चुके हैं। हिमालय भौतिक प्रदेश को देख चुके हैं, विशाल मैदानों को हम देख चुके हैं, साथ ही प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को हम देख चुके हैं और आज का हमारा अंतिम भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान व द्वीप समूह। अब हम चर्चा करते हैं तटीय मैदान व द्वीप समूह की। तो तटीय मैदान है वो 2 तरीके से निर्मित हैं, या इसका जो निर्माण है वो 2 प्रकार से किया गया है। तटीय मैदानों का निर्माण
ये दो प्रकार से निर्मित हैं। नंबर 1, इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है तटीय क्षेत्र में लहरों के प्रभाव से, तटीय क्षेत्र में लहरों के प्रभाव से, तथा दूसरी अवस्था है नदियों के अवसाद पदार्थ से या नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप पदार्थ से, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप पदार्थों से। तो ये दो प्रकार के हमारे मैदानी जमाव पाए जाते हैं जिनको तटीय मैदान कहा जाता है। अब अगर तटीय मैदानों की अवस्था को हम देखें तो ये जो तटीय मैदान हैं इनको हम दो भागों में देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदानों के प्रकार। पहले साथियों यहाँ ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से उठा लिया जाता है। ये स्थिति सामान्य रूप से हम देख रहे हैं कि इनका निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। समुद्र से उठने वाली लहरें जब अपरदनात्मक क्रिया के परिणाम स्वरूप इस तटीय भाग से टकराती हैं तो यहाँ की मिट्टी को काट करके इस क्षेत्र में जमा कर देती हैं। तो ऐसे समतल भाग को हम तटीय मैदान कहते हैं। साथ ही इधर से गुजरने वाली नदियों के द्वारा ला करके छोड़ा गया जो निक्षेप पदार्थ है या अवसाद पदार्थ है, इस अवसाद पदार्थ के निक्षेप के कारण से इसका निर्माण हुआ है। तो संयुक्त रूप से मैदानों का निर्माण हुआ है। तटीय क्षेत्र में एक तो लहरों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, साथ ही हम देखते हैं नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो दो अवस्थाएँ हमें दिखलाई पड़ती हैं, लहरों के द्वारा निर्मित है वह नदियों के द्वारा निर्मित है। अब आपके जहन में एक प्रश्न आया होगा, मैदानी प्रदेशों को देखा था, तो मैदानी प्रदेशों को जब हमने देखा था तो हमने देखा था नदियों द्वारा निर्मित हैं, लेकिन इन मैदानों का निर्माण लहर व नदियों दोनों से हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैदानी प्रदेशों में तटीय मैदानों का निर्माण लहर व नदियों द्वारा हुआ है तथा विशाल मैदानों का निर्माण नदी अवसादों से हुआ है। अब यहाँ हम देखें, इन मैदानी प्रदेशों को दो भागों में बांट करके देखा गया है। नंबर 1, पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, इनके नामों को लेकर के ही प्रश्न होता है, कौन सा भाग है वो पूर्वी तटीय मैदानों के अंतर्गत आता है तथा कौन सा तटीय मैदान है जो पश्चिमी तटीय मैदानों में आता है। तो इसको हमने हमारी अवस्था के आधार पर देखा। हमारे भारत के जलीय सीमा के निकट पड़ने वाले मैदानी प्रदेशों की अवस्था जो हमारे पूर्वी सीमा पर बनते हैं इनको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, तथा वे तटीय क्षेत्र जो पश्चिमी किनारे पर पड़ते हैं इन मैदानों को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। अगर इसकी अवस्था को हम जानें तो हम देख पाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में इन मैदानों की स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहले इन मैदानों में आते हैं गुजरात के मैदान, गुजरात के मैदान, फिर आते हैं कोंकण के मैदान, फिर इसके दक्षिण में आते हैं कन्नड़ के मैदान, फिर इसके दक्षिण में आते हैं मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान। तो यहाँ हम देख पाए तो पश्चिमी तट पर हमारे 4 मैदान पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी संख्यात्मक स्थिति को भी पूछा जा सकता है, पूर्वी तट पर कितने मैदान पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर कितने मैदान पाए जाते हैं। तो पश्चिमी तट पर हमारे 4 मैदान पाए जाते हैं तथा पूर्वी तट पर मैदानों की जो स्थिति है वो हमें 3 प्रकार से दिखलाई पड़ती है। नंबर 1, उत्तर में
उत्कल का मैदान, उत्कल के मैदान के दक्षिण में उत्तरी सरकार का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान। ध्यान रहे उत्कल का मैदान उत्तरीवर्ती क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरवर्ती क्षेत्र के दक्षिण में या उत्कल के मैदान के दक्षिण में उत्तरी सरकार का मैदान पड़ता है तथा उत्तरी सरकार के मैदान के दक्षिण में कोरोमंडल का मैदान पड़ता है। कोरोमंडल का मैदान पड़ता है। यहाँ से हमारे तीनों प्रश्न निकल करके आएंगे। यहाँ 3 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों की संख्या कितनी है? तो पूर्वी तटीय मैदानों की जो संख्या है वो हमें 3 मैदानों के रूप में दिखलाई पड़ती है तथा पश्चिमी तटीय मैदानों को हम 4 तटीय मैदानों में बांटते हैं। पूर्वी तटीय मैदान कौन सा नहीं है? तो यहाँ ध्यान रहे 3 नाम ये हो सकते हैं और इनमें से कोई एक नाम उठा करके दिया जा सकता है। कौन सा एक तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का उदाहरण नहीं है, या इनमें से देकर के पूछा जा सकता है कौन सा तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ ये ध्यान रखें, उत्कल का जो मैदान है इसका विस्तार सर्वाधिक पड़ता है उड़ीसा राज्य में या ओडिशा राज्य में। उत्तरी सरकार का जो मैदान है इसका विस्तार पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में तथा कोरोमंडल का जो मैदान है इसका विस्तार पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में। अब यहाँ ध्यान दें, इन मैदानी प्रदेशों का जो विस्तार है इनके राज्य भी देख लें। राज्य केवल और केवल यहाँ तक की स्थिति के संदर्भ में पूछे जाते हैं। कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से मैदानी प्रदेश हैं? तो उत्कल का जो मैदान है वो उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार का मैदान है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है तथा कोरोमंडल का जो मैदान है वो तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ राज्यों की स्थिति इस प्रकार से है। साथ ही हम ये भी देखेंगे इसके संदर्भ में और अतिरिक्त जानकारी, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस मैदानी प्रदेश को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है या अनभंडार कहा जाता है? तो याद रखेंगे ये जो दक्षिणवर्ती स्थिति है इसी को कहा जाता है दक्षिण भारत का अनभंडार, दक्षिण भारत का धान का कटोरा। दक्षिणी भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा कहलाता है। तो ये इसके बनने वाले अंतिम प्रश्न होंगे। तो ये ध्यान रहे, उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक विस्तृत मैदान तटीय भाग के रूप में पूर्वी तट पर लगते हैं। उत्कल का मैदान उत्तर में पड़ता है, मध्य में पड़ता है उत्तरी सरकार का मैदान, या कह सकते हैं उत्कल के मैदान के दक्षिण में उत्तरी सरकार का मैदान तथा उत्तरी सरकार के मैदान के दक्षिण में तथा अंतिम दक्षिण अवस्था में कोरोमंडल का मैदान पड़ता है। तो ये स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण में। ये क्रम से भी स्थिति पूछी जा सकती है, लेकिन अपने लेवल को लेकर के ये प्रश्न नहीं आने वाले हैं, लेकिन क्रम ध्यान रखेंगे। उत्कल का मैदान उड़ीसा राज्य में, मध्य में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। अगर राज्यों की स्थिति को हम जानते हैं जिनके बारे में हम हमारे भारतीय सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं, तटवर्ती राज्य हैं और इन तटवर्ती राज्यों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से राज्य आते हैं। अब बात करें हम गुजरात से लेकर के हम मालाबार तक, तो यहाँ प्रश्न इसकी स्थिति बनती है। गुजरात का जो मैदान है, इस गुजरात के मैदान का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य तथा कुछ भाग इसका आता है वो आता है महाराष्ट्र राज्य में, तथा कोंकण का जो भाग आता है वो आता है महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य। कन्नड़ का जो मैदान है वो महाराष्ट्र के तथा कर्नाटक दोनों के मध्य पाया जाता है।
तो महाराष्ट्र व कर्नाटक इनके बीच में फैला हुआ है, इसको कहा जाता है कन्नड़ का मैदान। ये भी ध्यान रहे, कन्नड़ का जो मैदानी प्रदेश है, ये कन्नड़ का मैदानी प्रदेश पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे सकड़ा भाग है। संकीर्ण भाग, ये भी अगर अंतिम रूप से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न तटीय मैदानों में, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, चारों ही पश्चिम तटीय भाग का उदाहरण बना करके दिए जा सकते हैं और प्रश्न का आंसर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक तटीय मैदान है जो सबसे सकड़ा पाया जाता है, तो ध्यान रहे संकीर्ण भाग के रूप में पाया जाता है कन्नड़ का मैदानी प्रदेश और इसका विस्तार है महाराष्ट्र व कर्नाटक में। अगर एक ही ऑप्शन हो तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार पड़ता है वो हमें याद रखना है कर्नाटक राज्य में है। फिर मालाबार की स्थिति आती है, तो मालाबार की स्थिति हमें केरल राज्य में देखने को मिलती है, केरल राज्य में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो केरल राज्य में पड़ने वाले मैदानी प्रदेश को कहा जाता है मालाबार का मैदान। यहाँ दूसरा प्रश्न हो सकता है, मालाबार का जो तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश के पास में लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील है, लैगून झील समझ पा रहे होंगे, हमने इससे पहले भी भारत के सामान्य परिचय के साथ भी देखा था। इन लैगून झीलों को खारे पानी की झीलें कहा जाता है, पस्से झीलें कहा जाता है, नमकीन झीलें कहा जाता है। तो इन लैगून झीलों का उदाहरण हमें यहाँ मालाबार के तटीय मैदान पर देखने को मिलता है और इन लैगून झीलों को केरल राज्य में कहा जाता है कयाल। कयाल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ऐसा ही एक नाम हमने हिमालय को पढ़ा तब आया था, बुग्याल। प्रश्न होता है बुग्याल क्या है, कयाल क्या है। कयाल के संदर्भ में प्रश्न दे दिया जाता है, कयाल है एक वनस्पति का नाम, कयाल है घास की घाटी का नाम, कयाल है एक जंतु का नाम तथा कयाल है एक लैगून या पस्य झील का नाम। तो केरल के तटवर्तीय भाग में लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आप एक अतिरिक्त रूप में जान सकते हैं, यहाँ जो कयाल का उदाहरण है वो है वैवनाथ झील। वैवनाथ झील है जो केरल तट पर है, कयाल का उदाहरण है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपसे अपेक्षा रखता हूँ, शायद जानते होंगे, भारत की एकमात्र व प्रथम जल दौड़ प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो केरल राज्य में इसी कयाल में किया जाता है, वैवनाथ झील में ही किया जाता है। तो यहाँ जल दौड़ प्रतियोगिता होती है, जल दौड़ प्रतियोगिता। यहाँ इसको इस रूप में दिया जा सकता है, नौका दौड़ प्रतियोगिता। अब नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न छोड़ा जाता है, याद रखेंगे इस जल दौड़ प्रतियोगिता के लिए दिया जाने वाला कप है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए जो ट्रॉफी दी जाती है, कप दिया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है या उस ट्रॉफी का नाम क्या है। ये थी हमारे तटवर्तीय भागों की स्थिति। पूर्वी तटीय मैदान, उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार और कारोमंडल का मैदान। कारोमंडल का जो मैदानी प्रदेश है दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहलाता है। 3 तटीय मैदान हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान है, गुजरात से प्रारंभ होता है, गुजरात में इसको गुजरात का मैदान, महाराष्ट्र राज्य में इसको कोंकण का मैदान तथा महाराष्ट्र के शेष भाग से लेकर के कर्नाटक तक का जो फैला हुआ भाग है उसको कहा जाता है कन्नड़ का मैदान। मालाबार क्षेत्र का जो मैदानी प्रदेश है वो केरल राज्य में फैला हुआ है। इस मालाबार वाले क्षेत्र में
फैले हुए मैदानी प्रदेश के निकट समुद्र की ओर करती हुई कुछ लैगून झीलें या पश्च जल की झीलें पाई जाती हैं। इन पश्च जल की झीलों का स्थानीय नाम कयाल है। कयाल का एक उदाहरण जिसको हम वेवनाथ झील कहते हैं, इस वेवनाथ झील में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब आपको बताना है ये नौका दौड़ प्रतियोगिता किस नाम से आयोजित होती है। ये थी हमारे तटवर्ती मैदानी प्रदेश की स्थिति। अभी हम इसको मानचित्र के साथ में देखेंगे। मानचित्र में इसका आउटलाइन के रूप में देखेंगे कौन कौन से प्रदेश में किस किस नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं हम इन तटीय मैदानी प्रदेशों की स्थिति को। इनकी जो अवस्थिति है वो भारत के तटीय मैदानों के रूप में कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से व्यवस्थित है। भारत की ये जलीय जो सीमा है, इस जलीय सीमा के पास इनका जो विस्तार पाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस तटीय मैदानी प्रदेश को कहा जाता है उत्कल का मैदान, इस तटीय मैदान को कहा जाता है उत्तरी सरकार का मैदान, तथा इस तटीय प्रदेश को कहा जाता है कोरोमंडल का मैदान। इस तटीय मैदान को कहा जाता है मालाबार का मैदान, इसको कहा जाता है कन्नड़ का मैदान, इसको कहा जाता है कोंकण का मैदान, तथा इस मैदानी प्रदेश को कहा जाता है गुजरात का मैदान। तो यहाँ ध्यान दें, इस प्रदेश को कहा जाता है उत्कल का मैदान, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार का मैदान। साथ ही ये भी देखते जाएं इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। कोरोमंडल का मैदान, कारोमंडल या कोरोमंडल, इस तटीय मैदान को कहा जाता है मालाबार का मैदान, इस तटवर्ती मैदान को कहा जाता है कन्नड़ का मैदान, इसको कहा जाता है कोंकण का मैदान, तथा उत्तरवर्ती भाग को कहा जाता है गुजरात का मैदान। लोकेशन समझ में आई होगी। इन मैदानी प्रदेशों की जो विशेषता है ये भी ध्यान रखें, इस तटवर्ती भाग में दलदली भूमि अर्थात यहाँ कुछ डेल्टाओं के रूप में अवसादित पदार्थ पाए जाते हैं और यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है। दलदली भूमि पाई जाती है। कन्नड़ का जो मैदानी प्रदेश है इसको कहा जाता है संकीर्ण मैदान, सकड़ा मैदान। अन्य की तुलना में दिख रहा होगा, सबसे सकड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है कन्नड़ का मैदान। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली झील है जो समुद्र के किनारे पर लगी हुई है, इस झील को कहा जाता है वैबनाथ झील। वैबनाथ झील। और ये वैबनाथ जो झील है ये कयाल का उदाहरण है। तो यहाँ खारे पानी की लैगून झील
कयाल कहलाती हैं। कयाल, अब कयाल क्या होता है? कयाल खारे पानी की लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कयाल के नाम से जानी जाती है। और इसी क्रम में इस झील को कहा जाता है वैद्यनाथ झील के रूप में। तो केरल राज्य में खारे पानी की या पस्य जल की जो झीलें हैं इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। और यही झील वैद्यनाथ झील के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमने देखा नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कारोमंडल का जो मैदानी प्रदेश है, इस कारोमंडल का मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो हम देखते हैं तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु राज्य में फैले हुए इस मैदानी प्रदेश को कहा जाता है दक्षिण भारत का अन्न भंडार। दक्षिणी भारत का अन्न भंडार, या इसी को कहा जाता है धान का कटोरा। धान का कटोरा। यहाँ तक आप जान पाए होंगे पश्चिमी तटीय स्थिति, पूर्वी तटीय स्थिति, पश्चिमी तट पर पड़ने वाले मैदान, पूर्वी तट पर पड़ने वाले मैदान, कारोमंडल तक की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अगर यहाँ से हम उत्तर की ओर बढ़ें तो हमारे बड़े मैदान के रूप में पुनः स्थिति आती है। इसका जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में, तथा उत्कल का जो मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार पाया जाता है उड़ीसा राज्य में। इस प्रकार से हमारे तटीय मैदान पाए जाते हैं जो नदियों से अवसादित हैं, साथ ही लहरों द्वारा काट करके बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी मैदानों की जो जानकारी है वो होती है कंप्लीट। अब आगे हम देखते हैं हमारे द्वीप समूह को। यहाँ तक की जानकारी के लिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें। चलो साथियों, देखते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट है द्वीप समूह को। भारत और भारत के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले द्वीप समूह, जो या तो भारत के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन भारत की सीमा से दूर हैं, या भारत की सीमाओं के ऊपर पड़ते हैं, जिन पर भारत का प्रशासनिक अधिकार है। हम देखते हैं कौन कौन से द्वीप समूह श्रृंखला है जो हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ हम देखें सबसे पहले तो द्वीप समूह को हम सामान्यतः मुख्य रूप से, ध्यान रहे मुख्य रूप से हम द्वीप समूह की श्रृंखला को कुछ विशेष प्रकार से विभाजित करके देखते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें, मुख्य द्वीप श्रृंखलाओं की स्थिति है जिनको हम किस प्रकार की द्वीप अवस्था में रखते हैं। तो सबसे पहले हम द्वीपों के प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रकार में हम देखेंगे पहला प्रकार, द्वीपों का पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं पर्वतीय द्वीप। पर्वतीय द्वीप। दूसरी जो द्वीपों की अवस्था है उसको कहा जाता है ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप। तीसरे प्रकार के जो द्वीप हैं उनको कहा जाता है परवाल द्वीप। चौथे प्रकार के जो द्वीप हैं उनको कहा जाता है नदी द्वीप। लेकिन अगर हम और भी स्पष्ट व्याख्या इनकी करें तो इसी क्रम में कुछ अवसादी शैलों के द्वीप भी हैं। अवसादी शैल द्वीप ये भी हैं। लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं इन्हीं को लेकर के प्रश्न होता है नदी द्वीप, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप और पर्वतीय द्वीप। यहाँ हम पर्वतीय द्वीपों के उदाहरण के रूप में देखें तो पर्वतीय द्वीपों का उदाहरण हमें अंडमान निकोबार के रूप में मिलता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी द्वीप के रूप में देखें तो यहाँ ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों के रूप में
बैरन द्वीप व नारकोंडम द्वीप। परवाल द्वीपों के रूप में देखें तो परवाल द्वीपों के रूप में लक्षद्वीप व मालदीव व मिनिकोय द्वीप। तो हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय द्वीप। अब यहाँ नदीकृत द्वीपों की बात करें तो नदीकृत द्वीपों में 2 द्वीप, इनमें एक द्वीप न्यूमूर द्वीप तथा दूसरा द्वीप गंगा सागर द्वीप। यहीं से अपने क्वेश्चन निकल करके आते हैं। कौन कौन से द्वीप किस किस श्रेणी के द्वीप हैं, तो यहाँ ध्यान रहे हमारे कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं तथा किस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। तो हम मूल रूप से या मुख्य रूप से 4 प्रकार के द्वीप की अवस्था को देखते हैं। पर्वतीय द्वीप, पर्वतीय द्वीपों को अंडमान और निकोबार के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप व नारकोंडम द्वीप के रूप में जाना जाता है। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप हैं वो दोनों के दोनों ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हैं। ऐसे सभी द्वीप जो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप लावा निक्षेप के ठंडे हो जाने से बने हैं उनको कहा जाता है ज्वालामुखी द्वीप। तो इनका निर्माण है बैरन और नारकोंडम, इनको ज्वालामुखी ने निर्मित किया है इसलिए इनको ज्वालामुखी श्रेणी में रखते हैं। परवाल निर्मित द्वीप, जिन द्वीपों का निर्माण परवाल जीव के मृत अवशेषों या कंकालों के आसपास अवसाद पदार्थ के जमने से ऊपर उठे हुए भाग को परवाल निर्मित द्वीप कहा जाता है। या ये कह सकते हैं ये पोलिप द्वीप हैं, या इन द्वीपों का जो निर्माण है वो मृत जीवों के कंकाल के रूप में पाया जाता है। तो हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है 2 द्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हैं वो इसी श्रेणी के द्वीपों के उदाहरण हैं। तथा नदीकृत द्वीपों में न्यूमूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप 2 प्रकार के द्वीप हैं जो हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन निकल कर के आ रहे हैं। ध्यान रहे न्यूमूर द्वीप को हमने भारत के सामान्य परिचय के साथ में पढ़ा था। भारत के सामान्य परिचय के साथ में जब हमारी स्थिति भारत व बांग्लादेश पड़ोसी देश के संदर्भ में देखी थी उस समय हमने देखा था न्यूमूर द्वीप विवाद, और न्यूमूर द्वीप विवाद था वो था भारत व बांग्लादेश के मध्य। तो इस द्वीप को वर्तमान में बांग्लादेश ने 2018-19 में एक जो समझौता हुआ 2018 में इसको भारत को सुपुर्द कर दिया गया है। वर्तमान में 2019 से लेकर के वर्तमान तक ये भारत के ही अधिकार में है। तो ये याद रखेंगे भारत के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी व गंगा नदी के योगदान से बने हुए अवसाद पदार्थों के जमाव से बंगाल की खाड़ी में बने हुए न्यूमूर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप है वो नदीकृत निर्मित द्वीप हैं तथा भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार से ये तो थी हमारे द्वीपों के प्रकारों की स्थिति। अब हम जानते हैं इनकी लोकेशन को, इनकी अवस्थिति को, ये कहाँ अवस्थित हैं, कौन कौन से द्वीप कौन कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, पूर्वी तट पर पड़ते हैं, पश्चिमी तट पर पड़ते हैं या कुछ अन्य प्रकार के स्थिति में हैं। तो हम देखें इनको, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप अगर अपने साथ भारत का मानचित्र रखते हैं तो इस भारत के मानचित्र के साथ साथ ही बैक साइड में इनको लिखते जाएं तथा लोकेशन की स्थिति को सामने की साइड में इनको नोट करते जाएं। बढ़े हम आगे की ओर, देखते हैं हम इनकी अवस्थिति को। इन द्वीपों की अवस्थिति कौन कौन से जलीय क्षेत्र में पड़ती है तथा कौन से तटीय भागों पर पड़ती है। तो हमने देखा था इस भाग को हम कहते हैं पूर्वी तट, तथा ये तट कहलाता है पश्चिमी तट। ये 2 तट हैं। इन दोनों तटों के करीब जो जलीय भाग लगता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी तट के पास लगने वाले जलीय भाग को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लगने वाले जलीय भाग को कहा जाता है अरब सागर,
भारत के दक्षिण में लगने वाले जलीय भाग को कहा जाता है हिंद महासागर। अब यहाँ ध्यान दें, कल हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था कि वह पहाड़ी श्रृंखला जिसमें हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की स्थिति मिलती हुई नज़र आती है, उस पहाड़ी श्रृंखला का नाम देखा था हमने नीलगिरी। तो यहाँ याद रखें, वह स्थान जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर मिलते हुए दिखलाई पड़ते हैं, वह स्थान कौन सा है? तो याद रहें, वह स्थान कन्याकुमारी है, जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी मिलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ये अवस्थिति में किस स्थान पर पड़ता है? तो सबसे पहले तो इस जानकारी को देखें और इसके बाद में हम हमारे द्वीप श्रृंखला की स्थिति पर चलते हैं। यह है हमारे साथ श्रीलंका की अवस्थिति। श्रीलंका। अब हम कुछ द्वीपों की अवस्थिति को देखें तो हमारी द्वीपीय अवस्था में बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीप हैं, वो यहाँ पर्वतीय द्वीपों के रूप में प्रारंभ हो जाते हैं और इनकी जो अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप। तो ये भाग कहलाता है उत्तरी भाग अंडमान द्वीप समूह है तथा दक्षिणी भाग को कहा जाता है निकोबार द्वीप समूह है। अब इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है की जो अवस्थिति है, इसको हमने बंगाल की खाड़ी की जलीय अवस्थिति में पाया है। साथ ही हमने देखा था कि ये पर्वत निर्मित द्वीप हैं, तो ये कौन से पर्वतीय भाग के अग्र अवशेष के रूप में जाने जाते हैं? तो ये भी ध्यान रखें, ये हिमालय का अग्रभाग माना जाता है या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भाग माना जाता है। अगर ऑप्शन में हिमालय नहीं है तो आपको याद रखना है हिमालय होते हुए भी इसका आंसर फिर कुछ अलग बनेगा, तो वो भी ध्यान दें, क्योंकि हिमालय की जो अवस्थिति है हमारे मणिपुर के पास में लगभग समाप्त हो जाती है तथा मिजोरम तक आते आते पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उसके समानांतर पहाड़ी श्रृंखला एक और है जो क्रम से बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक जाती है और अंततः जल में विलीन हो जाती है। उसका नाम है अराकान योमा पर्वत। अगर इस स्थिति के साथ में अराकान हो तो ये भाग होगा अराकान का, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत का अग्रभाग माना जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हमारा आंसर बन करके आएगा हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वतीय प्रदेश और अराकान योमा पर्वतीय जो प्रदेश हैं ये अरुणाचल प्रदेश से समानांतर चलते हैं तथा अंततः बंगाल की खाड़ी तक इनकी सीमाएं हैं वो एक साथ जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से या तो जब ऑप्शन में है हिमालय पर्वतीय प्रदेश तो ये हिमालय के भाग माने जाएंगे, अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो हमें आंसर करना है अराकान योमा पर्वत। जैसा कि आप विगत हमारी क्लासों के साथ में इस चीज़ को जान चुके होंगे, अराकान योमा पर्वत है वो हमारे दो देशों की सीमा की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अराकान योमा पर्वत किस देश में फैला हुआ है जो हमारी पड़ोसी देश के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ मैं कुछ बता दूँ आपको, या तो बांग्लादेश हो सकता है क्योंकि हमने हिमालय की स्थिति और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखी है, तो उसके समानांतर होगा तो निश्चित रूप से या तो बांग्लादेश हो सकता है या म्यांमार हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है, बताना है किस देश में फैला हुआ है अराकान योमा पर्वत, जो हमें अंडमान और निकोबार के रूप में पर्वतीय द्वीपों की अवस्थिति को व्यक्त करता है। तो ये हमारी कुछ द्वीप श्रृंखला है जो अंडमान निकोबार के रूप में है। इसी के पास में पाया जाता है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। याद रहे अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला का ही एक भाग है
जो एक ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप बना है। तो बैरन द्वीप है, ये ज्वालामुखी है निर्मित द्वीप है, लेकिन अंडमान और निकोबार का ही भाग माना जाता है। अब यहाँ अंडमान निकोबार का जो उत्तरी भाग है, यहाँ कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है कोको द्वीप। कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इस कोको द्वीप जो श्रृंखला है, इस कोको द्वीप श्रृंखला से होती हुई ये हमारी यहाँ तक की जो स्थिति है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भाग माना जाता है। अब इस कोको द्वीप से होकर तथा अंडमान से होकर, यहाँ ध्यान दें, निकोबार, अंडमान और कोको। निकोबार के उत्तर में अंडमान, अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप है। इस कोको द्वीप व अंडमान के मध्य से होकर एक चैनल गुजरता है। इस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, ये याद रहे। कोको जो द्वीप है, इस द्वीप की जो स्थिति है वो भारत के पास में नहीं पड़ती है। इस द्वीप की स्थिति पड़ती है म्यांमार देश की। कोको द्वीप है वो म्यांमार देश का है। तो कोको चैनल कोको द्वीप को वह अंडमान को जोड़ता है तथा साथ ही इधर से गुजरने वाला एक चैनल जिसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल ये किनको जोड़ेगा? अंडमान व निकोबार को जोड़ेगा। इसके दक्षिण में गुजरने वाला जो चैनल है इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल है। आगे जाकर के यहाँ कुछ द्वीपीय स्थिति है। इस द्वीपीय स्थिति के देश के साथ अलग होता है। इसको कहा जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को अलग करता है। लेकिन इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है जो इससे अलग होता है? तो याद रखें, सुमात्रा द्वीप। यहाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे चैनलों को लेकर के। कोको चैनल है वो कोको द्वीप को वह अंडमान को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है तथा ग्रेट चैनल है, ये ग्रेट चैनल निकोबार को सुमात्रा के साथ अलग करता है या जोड़ता है, या कह सकते हैं भारत व इंडोनेशिया के मध्य से गुजरने वाले चैनल का नाम ग्रेट चैनल है। अब यहाँ की स्थिति और भी ध्यान रखें, जब थोड़ा सा डीपली प्रश्न दिया हुआ होता है तो इस स्थिति को बदल दिया जाता है। निकोबार के किसी एक भाग को पूछ लिया जाता है, किस निकोबार के भाग के साथ में है, इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है ग्रेट। ग्रेट का तात्पर्य महान। तो यहाँ निकोबार का भाग भी दिया हुआ होता है महान निकोबार। तो महान निकोबार व इंडोनेशिया के द्वीप को नाम दे दिया जाता है सुमात्रा। तो महान निकोबार को सुमात्रा से जोड़ने का कार्य करता है। इस चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। और इस चैनल के पास से हमारा अंतिम सुदूर दक्षिणतम बिंदु गुजरता है। इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ध्यान रहे इंदिरा पॉइंट है, ये हमारा सुदूर दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु, याद रहे भारत का दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो स्थिति एक ही है, लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु तो उत्तर अलग होगा। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सुदूर दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन जब दक्षिणी बिंदु की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी जो बिंदु है उसको कहा जाता है कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी नहीं है तो कन्याकुमारी के स्थान पर दिया होता है कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, इससे
अंतिम दक्षिणवर्ती भाग बनता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है वो कन्याकुमारी है या कुमारी अंतरीप है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है उसका जो विस्तार है वो ग्रेट चैनल के पास पड़ता है। इंदिरा पॉइंट जिसका अन्य नाम भी है, इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से अगर हम देखें तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम हम यहाँ लिख देते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है पिगमेलियन पॉइंट, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है पार्सोना पॉइंट या परसोना पॉइंट, और इसी को कहा जाता है ला हिचिंगो, ला हिचिंगो। पुनः लिख देता हूं, ला हिचिंगो। ये इसके पुराने नाम हैं, लेकिन वर्तमान में इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो हमारे इन द्वीप समूह को हम बंगाल की खाड़ी के साथ देखते हैं, साथ ही हमारे कुछ द्वीप समूह हैं जो हमारी जलीय सीमा के पास पड़ते हैं। इस जलीय सीमा के पास पड़ने वाले द्वीप समूह को कहा जाता है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, तथा इस स्थान पर पड़ने वाले द्वीप को कहा जाता है न्यू मोर द्वीप, जो वर्तमान में दोनों ही भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं। तो याद रहे हमने एक जगह चर्चा की थी जब हमने हमारे भारत की वास्तविक रूप से सामान्य जानकारी ली थी। उस सामान्य जानकारी में हमने जब जलीय सीमाओं की जानकारी ली थी तो उस समय हमने 3 प्रकार की जलीय सीमाओं को देखा था। उस समय हमने जलीय सीमाओं की स्थिति में देखा था 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तथा 200 नॉटिकल मील। तो उस क्षेत्र में हमारे दोनों ही अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले द्वीप समूह हैं। ये नदीकृत द्वीप हैं, दोनों ही द्वीप हैं, ये नदीकृत द्वीप हैं, नदी निर्मित द्वीप हैं। तो नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ ध्यान देंगे इसी तटवर्ती भाग के समानांतर झील पाई जाती है, और इस झील को जिसका विस्तार उड़ीसा राज्य में है इसको कहा जाता है चिल्का झील। और इस चिल्का झील के मुहाने पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ध्यान रहे व्हीलर जो द्वीप है इस व्हीलर द्वीप का नया नाम कर दिया गया है। पुराना नाम या प्राचीन नाम व्हीलर द्वीप था तथा इसका नया नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट स्थिति आती है हमारे दूसरी झील की, इसको कहा जाता है, यहाँ ये भी ध्यान दे लें इस झील का जो विस्तार है वो उड़ीसा राज्य में है तथा भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील या खारे पानी की झील है। साथ ही ये भी ध्यान रखें भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है सांबर झील, जो राजस्थान राज्य में जयपुर जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के किनारे जो द्वीप है वो व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तथा दूसरी जो झील है उस झील को कहा जाता है लैगून झील के रूप में, लैगून झील। इसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। और इस पुलिकट झील के मुहाने पर द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। तो ध्यान रहे श्री हरिकोटा द्वीप है वो किस झील के मुहाने पर है, पुलिकट झील के मुहाने पर है। श्री हरिकोटा द्वीप की स्थिति पुलिकट झील के मुहाने पर है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है, लैगून झील है। लैगून झील के रूप में पूर्वी तट पर पाई जाने वाली झील कौन सी है, चिल्का भी एक लैगून झील है और पुलिकट भी एक लैगून झील है।
चिल्का झील की अवस्थिति है वो उड़ीसा राज्य में है, लेकिन पुलिकट झील की अवस्थिति 2 राज्यों में है। लेकिन ये प्रश्न बार बार आता है और दोनों ही राज्य ऑप्शन में होते हैं। अपने को करना होता है आंध्र प्रदेश राज्य, लेकिन दोनों की जो विस्तार की अवस्थिति है वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाई जाती है। तो इसका विस्तार आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। इसके मुहाने पर पाया जाता है जो द्वीप, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। अब ये याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है इसका जो उपयोग है वो किया जाता है सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए या उपग्रह प्रक्षेपण के लिए। नोट डाउन करते रहें। साथ ही इसका उपयोग है वो श्रीहरिकोटा द्वीप का उपयोग वो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, तथा इस व्हीलर द्वीप का जो उपयोग है जो चिल्का झील के मुहाने पर स्थित है, इस चिल्का झील के मुहाने पर स्थित व्हीलर द्वीप का जो उपयोग है वो मिसाइल परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, मिसाइल परीक्षण के लिए किस द्वीप का उपयोग किया जाता है? व्हीलर द्वीप का। इसीलिए इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो वर्तमान में इसका नामांकन व्हीलर द्वीप का इन्हीं के नाम पर किया गया है। तो हमारे 2 द्वीप जो हमारे तटवर्तीय भाग पर पाए जाते हैं। अन्य द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में नदी द्वारा निर्मित जो द्वीप समूह है उसको कहा जाता है गंगा सागर द्वीप व न्यूमोर द्वीप, तथा पर्वतीय भाग के रूप में अराकानयुमा या फिर हिमालय के रूप में जाना जाए तो अराकानयुमा पर्वत का अग्रभाग माना जाएगा कोको द्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप। कोको द्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति है। कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार देश में तथा अंडमान व निकोबार पड़ते हैं भारत के अधिकार क्षेत्र में। तो यहाँ ध्यान दें, हमें इन्हीं अंडमान और निकोबार द्वीप के साथ हमें ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलता है। बैरन द्वीप व नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार के पास पाए जाने वाले ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। अब आगे हम चलते हैं तो भारत व श्रीलंका के मध्य गुजरने वाला एक पुल है जिसको कहा जाता है एडम ब्रिज या आदम का पुल। आदम का पुल। इस आदम का जो पुल है, इस आदम के पुल को ही कहा जाता है पाम्बन द्वीप श्रृंखला। ध्यान रहे, हम पाम्बन द्वीप नहीं पढ़ रहे हैं, श्रृंखला पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं। संपूर्ण रूप से पाम्बन द्वीप श्रृंखला है, लेकिन पाम्बन स्वयं भी अपना एक द्वीप है जो अंत में श्रीलंका के पास में पड़ता है। पोजीशन पूछ ली जाती है, भारत व श्रीलंका के मध्य द्वीप है पाम्बन द्वीप। पाम्बन द्वीप का अधिकार किसका है? श्रीलंका का अधिकार है, लेकिन इस द्वीप श्रृंखला को कहा जाता है पाम्बन द्वीप श्रृंखला। इस श्रृंखला को कहा जाता है पाम्बन द्वीप श्रृंखला। तो यहाँ याद रखें, इसके बीच से गुजरने वाले अनेक अनेक छोटे जो द्वीपों का समूह है, ये हमारा प्राचीनतम समूह है, एक पुल के रूप में जाना जाता है। इस पुल को कहा जाता है एडम ब्रिज या आदम का पुल। और इसी में हमारा जो अंतिम दक्षिणतम भाग माना जाता है, इसका जो लास्ट दक्षिणतम भाग है जो भारत के अधिकार क्षेत्र में, इसको कहा जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो रामेश्वरम की जो स्थिति है इसी पाम्बन द्वीप श्रृंखला में एडम ब्रिज वाले क्षेत्र में पड़ती है। इस जलीय भाग को या इस जल संधि को कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि कहा जाता है, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो पाक जल संधि है वो श्रीलंका व भारत को अलग करती है। तो पाक जल संधि का संबंध भारत व श्रीलंका के मध्य पड़ता है। भारत व श्रीलंका इनको अलग करती है। और इसी क्षेत्र में धनुषकोडी नामक द्वीप समूह है जो यहाँ से निकलते ही प्रारंभ होता है। इसके अंतिम भाग के रूप में रामेश्वरम पाया जाता है जो हमारे भारत का लास्ट अधिकार क्षेत्र माना जाता है। अब ये ध्यान रखेंगे आप,
इस रामेश्वरम द्वीप समूह में। तो याद रखें, इस पामन द्वीप श्रृंखला के पास में यहाँ एक द्वीप पड़ता है। इस द्वीप को कहा जाता है कच्चिताऊ द्वीप। अब यहाँ मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। कच्चिताऊ द्वीप, ये कच्चिताऊ द्वीप है, इसको लेकर के भारत व श्रीलंका के मध्य मतभेद भी रहा है। भारत व श्रीलंका के मध्य मतभेद रहा है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक शायद हमारे जहन में हमें न तो देखने को मिला न पढ़ने को मिला है, लेकिन करंट को लेकर के ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं जो एग्जाम में शायद पहली ही बार होते हैं, लेकिन आगे एग्जाम में आने के बाद ही ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता है। तो ध्यान रहे, कच्चिताऊ द्वीप का संबंध पूछ लिया जाता है। कच्चिताऊ द्वीप है वो श्रीलंका का द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद का कारण रहा है। इस कच्चिताऊ द्वीप को भारत लीज पर ले रहा था, लेकिन श्रीलंका ने इसको देने से मना कर दिया। इसको लेकर के मतभेद रहे हैं। तो ध्यान रहे, कच्चिताऊ द्वीप है वो भारत व श्रीलंका के मध्य मतभेद का कारण रहा है। अब हम चलते हैं, हम बंगाल की खाड़ी के बाद में हमारे अरब सागर में पड़ने वाले द्वीप समूह को। तो यहाँ तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं हमारे अरब सागरीय द्वीप समूह की ओर। चलो देखते हैं हमारे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह की जानकारी। यहाँ तक हम जान चुके थे श्रीलंका व भारत के बीच द्वीप समूह की स्थिति को। इस जलीय भाग को कहा था हमने पाक जल संधि, इसी को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। इस जल खाड़ी को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, इस मन्नार की खाड़ी का ही जो भाग है उसको कहा जाता है पाक जल संधि। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम हमारे द्वीप श्रृंखला की अवस्थिति को देखें तो हमें यहाँ कुछ द्वीपों की स्थिति दिखलाई पड़ती है। अब यहाँ इस द्वीप की जो स्थिति है वो हमें इस रूप में दिखलाई पड़ती है। अब यहाँ द्वीपीय श्रृंखला के साथ साथ इनके नामों को जाने तो इसको कहा जाता है मालद्वीप, जो भारत का दक्षिण पश्चिम में पड़ने वाला जलीय सीमा के निकट पड़ोसी देश है। भारत के दक्षिणी भाग की ओर पड़ने वाला पड़ोसी देश जलीय सीमा पर श्रीलंका है तथा भारत के जलीय सीमा पर पड़ने वाला दक्षिणी पूर्वी देश इंडोनेशिया है। यहाँ हमने ये जानकारी इससे पहले विगत क्लासों के साथ देखी है। अगर आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी विगत क्लासों को देखें और अन्य जानकारियों को विस्तृत अध्ययन के साथ प्राप्त करें। तो हम इस स्थिति को कहते हैं मालद्वीप, इसको कहते हैं मिनिकोय तथा इसको कहते हैं लक्षद्वीप। अब यहाँ हम देखें तो ये दोनों ही द्वीप श्रृंखला है। हमने जाना था इन दोनों द्वीप श्रृंखलाओं को कहा जाता है प्रवाल निर्मित द्वीप। भारत के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले वे द्वीप जो प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। यहाँ इन प्रवाल निर्मित द्वीपों के बीच कुछ जल संधियाँ गुजर रही हैं। इन जल संधियों को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की स्थिति मालदीव व मिनिकोय के बीच पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं मालदीव को मिनिकोय से अलग करने वाली जल संधि का नाम है 8 डिग्री चैनल तथा मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो ये जल संधियाँ जो अरब सागर में है, 10 डिग्री चैनल का जो संबंध था अंडमान व निकोबार के मध्य था तथा कोको द्वीप तथा अंडमान के मध्य जो जल संधि थी उसका नाम था
कोको चैनल। तो इस प्रकार से हमारी कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ भी हैं तथा एक हमने इसी बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में एक जल संधि का नाम और देखा जिसको कहा था ग्रेट चैनल, और वो जो ग्रेट चैनल है वो हमें ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इस प्रकार से हम द्वीपों के साथ साथ जल संधियों की स्थिति को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके अतिरिक्त हमारे जो द्वीप समूह हैं इनमें से कुछ द्वीप समूह हैं यहाँ भी पाए जाते हैं। इन द्वीप समूह को हम अवसादी द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। और हमने देखा था कि अवसादी शैल संरचना के रूप में भी कुछ द्वीप हैं। उनमें से एक द्वीप समूह है जो इस अवस्थिति में पाया जाता है। पूछ लिया जाता है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह है कौन सा है, तो ये द्वीप समूह कहलाता है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप याद रहे सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्यों है। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है और मुंबई शहर सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो यहाँ अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न को जनसंख्या पर डाल करके और आंसर द्वीप पर लेता है। तो प्रश्न होता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप निम्न में से कौन सा है। हमारे जहन में होता है अंडमान निकोबार बड़े होंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या इन पर ज़्यादा रहती होगी। सालसेट द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सालसेट द्वीप है इस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर बसा हुआ है। इन द्वीपों की अवस्थिति को भी अगर जाने तो ये जो द्वीपीय अवस्था है इनको कहा जाता है अलियाबैट, खड़ियाबैट, बैंसला व पीरम द्वीप। अलियाबैट, खड़ियाबैट, पीरम व बैंसला, ये कुछ द्वीप समूह हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं। इनका उपयोग भारत अपनी आर्थिक महत्व के लिए करता है। आर्थिक महत्व के साथ साथ इनका उपयोग वो सामरिक महत्व के लिए भी करता है। सामरिक महत्व के लिए इनका जो उपयोग है वो जल सेना द्वारा किया जाता है। यहाँ बंदरगाह बनाए गए हैं और यहाँ हमारी नौसेना तैनात रहती है। साथ ही हमारे यहाँ देखेंगे तो इन अवसादी शैल संरचना में हमें इस समुद्री भाग में जिसको हम अरब सागर कहते हैं, इस अरब सागरीय जो भाग है यहाँ भारत का सर्वाधिक खनिज तेल भंडार पाया जाता है। तो आर्थिक महत्व का उपयोग होता है। तो ये थी हमारी द्वीप समूह की स्थिति जो भारत के तटीय मैदानों के साथ पाई जाती है। अब आपके साथ लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डाल करके बताना है, वह ज्वालामुखी निर्मित द्वीप जो हमने बैरन द्वीप के रूप में व नारकोंडम द्वीप के रूप में देखा, सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कौन सा है तथा नारकोंडम जो द्वीप श्रृंखला है या नारकोंडम द्वीप है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी से निर्मित है। इससे पहले भी मैंने पूछा है बैरन द्वीप है किस प्रकार की ज्वालामुखी से निर्मित है तथा नारकोंडम द्वीप है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी से निर्मित है। यहाँ तक की जानकारी मैं समझता हूँ आपके ज़रूर समझ में आई होगी। अपेक्षा रखता हूँ कि इन सभी जानकारियों को आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे तथा आगामी आने वाले एग्जामों के लिए आप इनको उपयोगी बना सकते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज की क्लास में मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें तथा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें तथा सबसे पहले हमारी जानकारी को प्राप्त करें। धन्यवाद।